खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज की अहम तरीन नशरियात में बात भारत पाकिस्तान की ज़रूर होगी, बात सरहदों की भी होगी। जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी मामलात पर क्या कुछ चल रहा उस पर भी हमारी नज़र होगी। बिन-अक़वामी फ़ोरम पर यानी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास ख़त्म हुआ है, सूरत हाल क्या कुछ बनी है इस पर भी बात होगी। नई दिल्ली के अंदर आज बैक टू बैक कई मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स कहाँ पर होनी है, असर कहाँ पर दिखेगा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ और ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में, इस उम्मीद के साथ कि पूरा 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। न सिर्फ टेलीविज़न चैनल पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर भी आप इस ट्रांसमिशन को देखना चाहते हैं आप तो वो देखेंगे टीवी पर, और उसके साथ साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, जहां पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा आपके साथ हम शेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन आपकी आरा भी इन सोशल मीडिया के ज़रिए से हम तक पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि ये राब्ता, ये प्यार, ये मोहब्बत आपकी तरफ से लगातार मिलता रहेगा। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है, पहले पड़ाव पर फटाफट से हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। तवारीख के पन्नों को खंगाला है आसिफ रशीद ने। आज अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ गुजरे हैं, चंद बातें आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद। इसके बाद बैक टू बैक बड़ी खबरों से करेंगे प्रोग्राम का आगाज़। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ तय फॉर्मेट, कुछ शराइत के साथ प्रोग्राम का आगाज़ होगा और उसके बाद सीधा आज के मौज़ूआत पर चलेंगे। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज आप सब जानते हैं अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक मई की 6 तारीख है, साल 2025। 1861 में आज ही के दिन नोबेल इनाम याफ्ता और अजीम बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश हुई। उनकी अदबी खिदमात को आज याद किया जा रहा है। भारत के लिए उन तमाम शख्सियात में उनका हमेशा से नाम रहा है जिनने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अदबी खिदमात अंजाम दी हैं। बरसों तक भारत के अंदर भारत से बाहर भी काम किया है। 1861 में मोतीलाल नेहरू की पैदाइश हुई और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के वालिद और एक मारूफ वकील, मारूफ मुफक्किर, जिनकी आज के दिन पैदाइश हुई। और ये जो नेहरू गांधी फैमिली जो आप देखते हैं मौजूदा वक्त में जिनके ताल्लुकात का जिक्र होता है, कहा जाता है कि इसके पीछे भी असल में मोतीलाल नेहरू हैं, उनकी कोशिशें हैं और बाद में जाकर मुल्क के अंदर कई बरसों तक जो गांधी फैमिली ने रूल भी किया उसमें भी उनका कलीदी किरदार है। 1944 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को पुणे के आगा खान महल से रिहा किया गया। तारीख आज की थी साल 1946। दिन आज का जब मुमताज़ पार्लिमानी रहनुमा और महात्मा गांधी के काबिल एतमाद मुआविन भूला भाई देसाई का भी इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है। इसके 30 बरस बाद 1976 में शुमाल मशरकी इटली में शदीद ज़िलज़िला आया। कम से कम 1000 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। 1997 में फ्रांस के क्रिस्टिन जेनिन पैदल कुतब पहुंचने वाली पहली दुनिया की खातून बनी। फ्रांस से आगाज़ किया था, एक तवील सफ़र रहा और दिन आज का ही था जब आगाज़ हुआ था, बल्कि ये रिकॉर्ड बना। 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा तस्लीम किया। सन 1672 में आज ही के दिन ब्रेंडनबर्ग के बादशाह फेडरिक विलियम ने हॉलैंड के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें 3 बड़े फैसले हुए, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से, शराकतदारी के पर्सपेक्टिव से और अमन मुआहदा भी इसको माना गया। उस वक्त जब कहा जाता है कि बहुत ममालिक एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिशें कर रहे थे। 1794 में हैती के अंदर फ्रांस के खिलाफ बगावत का आगाज़ आज ही के दिन हुआ था। मई की 6 तारीख 1833 में जॉन डेरे ने स्टील का पहला हल बनाया। 1853 में अमेरिका के नॉरवॉक के अंदर पहला रेल हादसा हुआ जिसमें 46 लोगों की मौत हुई और अमेरिका में ये तारीख का पहला इस तरह का अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या था। 1840 में दुनिया का पहला चिपका हुआ डाक टिकट आज ही के दिन पेनी ब्लैक बरतानिया से इस्तेमाल हुआ। डाक टिकट की शुरुआत आज के दिन हुई है मई की 6 तारीख को। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात, बड़ी बातें आपके सामने। फॉर्मेट के मुताबिक आगे चलेंगे और ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर जाने से पहले आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। एक एक करके आप तक खबरें पहुँचेंगी। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जाकर हम तक पहुँचा सकते हैं। सवालात हैं, एतराज़ है तो सारी चीज़ें हमें ज़रूर आप हमें आगाह कीजिएगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले उस खबर के साथ जो गुज़श्ता 11 दिनों से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, यानी भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहलगाम हमले के बाद जो कुछ हुआ वो सारी सूरत हाल पहली खबर में आपके सामने, क्योंकि आज भी कुछ अच्छी खबरें बिल्कुल भारत पाकिस्तान सरहद से नहीं।
चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले जरा बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की कशीदगी की। और ये कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, सरहदों पर तनाव दिख रहा है और छोटे हथियारों के बाद बड़े हथियारों के इस्तेमाल की भी खबरें अब आना शुरू हो चुकी है। मुसलसल बॉर्डर पुरतनाव है, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और आज मुसलसल 12वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग दोबारा की गई है और रात देर गए से कृष्णा घाटी सेक्टर और दीगर मकामात पर गोलियों का तबादला किया गया, जिसका मौसर और माकूल जवाब भारतीय अफवाज की तरफ से भी दिया गया है। आज 8 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर मुसलसल फायरिंग हुई है और ये 8 सेक्टर्स लगभग वही 8 सेक्टर्स हैं जो कल भी हमने देखे थे, जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया कुपवारा से, फिर बारामूला सेक्टर के अंदर भी दोबारा फायरिंग का तबादला हुआ है। पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से फायरिंग की गई है। रजौरी का महाज भी उनकी तरफ से खोल दिया गया है। मेंढर के ऊपर भी फायरिंग का तबादला हुआ है। नौशहरा सेक्टर के अंदर दोबारा से फायरिंग की गई है और उसके साथ साथ सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर के अंदर भी कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से ये फायर किया गया है, जिसको रिटेलिएट किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाली आबादी हर गुजरते दिन के साथ एक नए मखमसे का शिकार हो रही है। अफवाज की तरफ से अगरचे माकूल और मुनासिब इंतजाम किए गए हैं, रियासती इंतजामिया की तरफ से और मरकजी हुकूमत की तरफ से सरहदों पर रहने वाले लोगों के लिए हर मुमकिन मदद वहां पर मिल सके, उसका भी माकूल इंतजाम किया गया है। ताहम पिछले 12 दिनों के दौरान किसी भी जानी नुकसान की कोई भी इतला नहीं है। छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आज इतला है कि थोड़ा और इस फायरिंग में शिद्दत आई है और कुछ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है। ताहम सिक्योरिटी और अफवाज की तरफ से, यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि माकूल और मुनासिब जवाब भी वापस दिया गया है और इस ज़िम्मन में अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इस पार कोई इतला नहीं है। मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है और आज 12वां दिन है जब ये फायरिंग का तबादला हुआ है और तकरीबन 8 सेक्टर्स ऐसे हैं, 8 इलाका जात ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखते हुए पाकिस्तान मुसलसल फायर करता हुआ नजर आ रहा है। सरहद के उस पार से भी लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि सरहद के उस पार जो सूरत हाल है वो यही है कि लगातार वहां पर भी जमाव सिक्योरिटी एजेंसीज का बना दिया गया है। एयरफोर्स गश्त करती हुई नजर आ रही है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान रात की तारीखियों में और दिन शुरू होने से कबल इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहा है, जिसका मौसर जवाब अफवाज की तरफ से दिया जा रहा है। हमारी 2 नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी ग्राउंड जीरो से और रूपाली शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। चलिए, इससे पहले कि हम अपने नुमाइंदों के पास चले, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं कि रात किस तरीके से गुजरी है। नुमाइंदा ग्राउंड जीरो पर हमारे थे शहजाद, जरा इस रिपोर्ट को देखें और उसके बाद अपनी दोनों नुमाइंदों के पास चलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर जो कशीदगी के माहौल बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है, उसको लेके एक मरतबा फिर सीज फायर वायलेशन जो है किया गया है और इंडियन फोर्स की तरफ से भी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पुंछ के दिगवार सेक्टर हो, केजी सेक्टर हो, जितने भी जो है बॉर्डर लाइन एरिया है वहाँ पे जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है और भारतीय फ़ौज की जानिब से मुंह तोड़ उनका जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त हम ज़ीरो लाइन पे मौजूद हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए शहजाद भट्ट। जहां रात देर गए, अब ये सेक्टर चूंकि काफ़ी वक्त से खामोश था, ये पुंछ वाला इलाका है, लेकिन रात देर गए इस इलाके के अंदर भी फायरिंग शुरू कर दी गई है। एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि आज लगातार ये 12वां दिन है, 2 हफ्ते बीत गए हैं और ये सिचुएशन ऐसी बन रही है कि तकरीबन हर एक सेक्टर के अंदर अब इस तरीके से सिचुएशन बहुत ख़राब कर दी गई है सरहद पार से। पहले ज़रा हम शिल्पा के पास चलेंगे, रूपाली शर्मा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शिल्पा, किन किन इलाकों से और क्या डिटेल्स अभी मिल रही हैं? मैक्सिमम एरियाज़ जो बहुत हद तक खामोश भी रहे, तकरीबन 4-4.5 वर्षों तक लोगों ने बहुत हद तक आराम किया, कुछ एक एरियाज़ में पिछले कुछ दिनों से इंक्लूडिंग LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर जहां हम देख रहे थे दोबारा फायरिंग हुई थी,
लेकिन रात के वक्त में कुछ नए इलाकों को भी टारगेट करने की खबरें मौसूल हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है वो सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है और 8 जगहों पर बीती रात जो है वो सीज फायर वायलेशन किया गया। देखिए इन 12 दिनों में 49 बार जो है वो सीज फायर वायलेशन करते हुए जो है वो पाकिस्तान नजर आ रहा है। छोटे जो हथियार है उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है वो सीज फायर वायलेशन जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। देखिए अखनूर सेक्टर की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर बीती रात जो है वो युद्ध विराम उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया, भारतीय सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई भी की गई। वहां के जो आसपास के इलाके हैं, जो लोग हैं गांव के, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे जो इलाके हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, वो काफी ज्यादा डर का माहौल भी वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन साफ तौर पर लोगों का कहना है कि भारतीय सेना के साथ है, लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से लगातार ये सीज फायर वायलेशन कर रहा है और 12 दिनों में करीबन 49 बार जो है वो सीज फायर वायलेशन जो है करते हुए नजर आ रहा है। और अलग अलग जगहों पर, न केवल जम्मू संभाग की बात करें तो कश्मीर संभाग की बात करें, वहां पर भी जो है अलग अलग जगहों पर सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान। शिल्पा आपके पास लौटूंगा मैं जरा, रूपाली आपके पास होगा। हाई सिक्योरिटी मोड पर पूरा सिस्टम है और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से ये जो हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है पिछले 11-12 दिन से आज 12वां दिन है। लेकिन एक चीज देखी गई, लास्ट टाइम जब टारगेट किया जाता था तो डायरेक्टली सिविलियन आबादी को टारगेट किया जा रहा है। अब की बार जो टारगेट एरियाज है वो शायद एस्टैब्लिशमेंट है, बंकर्स हैं, लेकिन वो छोटे हथियार हैं, इस वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा। तो क्या हम माने कि एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि एंगेज यहाँ पर रखा जाए और एक तनाव बना के पूरा रखा जाए ताकि जो हमले का डर पाकिस्तान के अंदर है वो किसी तरीके से ख़त्म हो पाए? देखिए इशफाक, यहाँ पर पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये सीज फायर वायलेशन जो है किया जा रहा है भारतीय चेक पोस्ट पर, और यहाँ पर लगातार 12वां दिन और एक के बाद एक छोटे हथियारों के साथ ये सीज फायर वायलेशन करना साफ तौर पर नजर आता है कि ये बौखलाहट है पाकिस्तान की। और इस बीच यहाँ पर भी आप देखिए कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही मॉक ड्रिल के लिए भी कह दिया गया है। ओवरऑल जो सिचुएशन लगातार इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से टेंस बनी हुई है, इस बीच ये पाकिस्तान जिस तरीके से तिलमिला रहा है या बौखलाहट ही ये देखी जा सकती है। और उसका एग्जांपल यही है कि लगातार 12 दिन हो चुके हैं और पीछे हटने का नाम पाकिस्तान नहीं ले रहा। और इस बीच भारत की तरफ से पहल की ना जाए, लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा आपका भी, रूपाली आपका भी। शिल्पा थोड़ी देर में आपके पास दोबारा भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जरा एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। और बड़ी खबर ये है कि सरहदों पर गोलियां चल रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंगेज किया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज को। इस बीच बड़ी खबर कि सरहदी इलाकों में फायरिंग के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस की लेवल पे एक बार फिर बात हो सकती है। ब्रिगेडियर लेवल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का जो है मीटिंग हो सकती है और इस ज़िमन में एक बार फिर हॉटलाइन पर यह बात हो सकती है, क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और पिछले 15 दिन के दौरान अगर आप देखेंगे यह दूसरा मौका होगा जब हॉटलाइन पर दोनों अफवाज के सरबराहान बात करेंगे, डीजीएमओ लेवल की मीटिंग होगी और यहाँ पर पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल की जा रही है, भारत अभी भी उसका जवाब बड़े मोहतात अंदाज में दे रहा है। अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो सूरत हाल और ज़्यादा पुरतनाव हो सकती है। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। ताहम याद रखिएगा कि 22 सरन पहलगाम में 24 अप्रैल को हुए वाक़े के बाद सिक्योरिटी अफवाज हाई अलर्ट पर है और मुसलसल सरहद पर इसके बाद फायरिंग का तबादला भी चल रहा है। जहां एक बार नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है सरहदों के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहीं पर आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत कर दिया गया है ताकि इन सीज फायर वायलेशंस के दौरान किसी भी तरीके की कोई दरअंदाजी ना हो पाए और दरअंदाजों को मौके पर ही हलाक किया जाए। इस ज़िमन में 3 टायर सिक्योरिटी का निजाम पहले ही तमाम इलाकों के अंदर लगा दिया गया है। ताम बड़ी खबर ये कि आज इतलात के मुताबिक भारत और पाकिस्तान एक बार फिर हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं। मिलिट्री के जो अफवाज है डीजीएमओ लेवल की मीटिंग हो सकती है और भारत की तरफ से मौक़िफ़ साफ कर दिया जाएगा कि अगर रोका नहीं गया तो तैयार होएं आगे की कार्रवाई के लिए।
चलिए, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए एक तरह की वार्निंग भी होती है और दूसरा सूरत हाल को बहुत हद तक लोकल लेवल पर कंट्रोल करने की कोशिश होती है। इस पर आगे चलकर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जो कुछ पेशरफ्त होनी है उसके बाद वो सारी चीजें आप देखेंगे कि उसका नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट है। क्या सरहद पार से गोलाबारी रुकी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बैठक के बाद अब ये मुमकिन तौर पर जो टेलीफोनिक राब्ता या हॉटलाइन के जरिए जो था वही आज पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन साथ साथ बात भारत सरकार की भी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये सारी सूरत हाल, बैक टू बैक फायरिंग, सरहद पार से सीज फायर वायलेशंस, ये सारा सिलसिला देखा है। लेकिन मरकजी हुकूमत भी किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है और ऐसे में आज एक अहम तरीन इजलास दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर होगा। लेकिन खबर है कि तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज के इजलास में शामिल होंगे, क्योंकि कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, वो अगली खबर में जाकर आपको बताएंगे। लेकिन मुल्क गिर जहां पर मॉक ड्रिल के लिए अहकामात या एडवाइजरीज आ चुकी हैं, तैयारियां लोकल लेवल पर की जा रही हैं तमाम यूटीज और स्टेट्स के अंदर, और सरहदी इलाकों में जहां पुरतनाव सूरत हाल है, सरहद पार से बार बार फायरिंग हो रही है। इन सब के बीच में आज वजारत दाखिला में एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और ये जो 2 हफ्तों से पुरतनाव सूरत हाल, कशीदगी, फिर कल क्या होगा, आइंदा की तैयारी, हिकमत अमली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, जिन एरियाज़ के अंदर वादी कश्मीर और जम्मू में हम सयाह जाते देखते थे, उन इलाकों को वीराने के बाद आइंदा की हिकमत अमली यहाँ की क्या है, बाकी स्टेट्स की क्या है। तो सभी स्टेट्स और यूटीज़ के साथ आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है और खबर है कि इस मीटिंग में वजारत दाखिला में जब इजलास होगा तो तमाम चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से ब्रीफ किया जाएगा ज्यादातर रियासतों और यूटीज की तरफ से, जिन्होंने कल आपने, चूंकि अगली खबर में आपको बताएंगे कि मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकज को भी बताया जाएगा कि उनकी तैयारियां रियासती सतह पर हुकूमती या इदारों की जानिब से क्या की गई। बड़ी खबर यह है कि मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की सरबराही में आज तकरीबन 11 बजे के आसपास से इजलास तलब किया गया है, जिसमें तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मीटिंग में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर ये कि सरहदी इलाकों के अंदर, सरहद के पास रियासतों के अंदर किस तरीके की हिकमत अमली को तरतीब देना है, किस तरीके से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जारहाना कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई की पसपाई के लिए सिक्योरिटी अफवाज तो कार्रवाई करेंगे, सिविल इंतज़ामिया किस तरीके से रियासती अवाम की बेदारी और रियासती अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। उस ज़िम्मन में आज अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद हो रहा है और ये इजलास उस पस मंजर में हो रहा है जो कल पूरे मुल्क के साथ साथ चंद रियासतों के अंदर किया जाएगा, वो मॉक ड्रिल। तो बड़ी खबर ये कि 26 लोगों की हिलाकत के बाद, जिसमें जम्मू कश्मीर का नौजवान भी मारा गया था 22 पहलगाम के अंदर, पुरतनाव सूरत हाल है, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अब मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहान यूटीज़ के साथ मुलाकातों व मशावरत की मीटिंग आज होनी है। और ख़बर यह है कि 11 बजे के आसपास यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो है वो इस इजलास की सरबराही करेंगे और मुफस्सल रिपोर्ट रात देर दाखिला वजीर अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आज़म दफ्तर को सौंपेंगे ताकि मुस्तकबिल की कार्रवाई की जाए। चलिए जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बड़ी खबर से आगाज करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं जंग के पेश नजर और श्रीनगर में क्या कुछ हो रहा है। पहलगाम भी आपको लिए चलेंगे, वहां की सूरत हाल क्या कुछ है, और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन तरबियत देने का फैसला लिया है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। दूसरे पड़ाव पर हम आगे जरा बात कल की करेंगे, क्योंकि भारत पाक कशीदगी के बीच अलार्म बेल बजा दिया गया है, और ये अलार्म बेल जो है वो सिक्योरिटी ड्रिल के लिए कर दिया गया है। और कल मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिक्योरिटी ड्रिल किया जाएगा, मॉक ड्रिल ऑपरेशन चलाया जाएगा। पहलगाम हमले के फौरन बाद भारत पाकिस्तान के बीच कशीदगी बढ़ी है, और उस कशीदगी के बीच मरकजी वजारत दाखिला यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी ड्रिल पूरे मुल्क के अंदर चलाया जाएगा। 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, सिक्योरिटी ड्रिल होगी, और ये ड्रिल तकरीबन 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पूरे मुल्क के अंदर किया जाएगा। 244 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मॉक ड्रिल चलाने की बात कही गई है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रियासतों के और यूटीज के सरबराहान को यह हुक्म दिया है कि वो सिविल डिफेंस एक्ट के तहत ये मॉक ड्रिल चलाएंगे, और खुसूसन जो बॉर्डर बेल्ट हमारे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के अंदर खुसूसी तौर पर यह ड्रिल चलाने के लिए बात कही गई है। कई रियासतों के अंदर एयर रेड ड्रिल्स होंगी, लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि अगर जंगी सूरत हाल बनती है तो किस तरीके से एक दूसरे की मदद करना है, अगर वो किसी जंगी सूरत हाल में फंसते हैं तो किस तरीके से पहला इमदाद उन तक पहुंचाना है। इस ज़िम्मन में नौजवानों को तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल चलाया जाएगा। और फोकस यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो अहम तरीन और हसास इंस्टॉलेशंस हैं, उनको किस तरीके से कैमोफ्लेज से कवर किया जाए, दीगर मामला किस तरीके से किए जाए, इन तमाम मामला को लेकर ये चीज़ें चलाई जाएंगी। ट्रेनिंग दी जाएगी सिविलियंस को, तलबा को, सिविल डिफेंस के उन लोगों को दोबारा से जो लगातार इस काम के साथ जुड़े रहते हैं। और ये भी सायरन बजाए जाएंगे, इवैक्यूएशन का प्लान किस तरीके से होगा, ये तमाम रिहर्सल जो है पूरे मुल्क के साथ साथ कल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के अंदर करने की बात जो है कही जा रही है। और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि आज गोविंद मोहन की सरबराही में जो होम सेक्रेटरी है, एक बड़ा इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। उस इजलास के अंदर भी इस नए प्रोग्राम को जो कल पूरे मुल्क के अंदर अंजाम दिया जाएगा, तकरीबन 244 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पर यह तरबियत दी जाएगी, इस ज़िम्मन में वहां पर भी प्रोग्राम किस तरीके से हो, क्या कुछ किया जाए, एक हरी झंडी तो दी जाएगी। लेकिन वजारत दाखिला ने कल ये साफ कर दिया है कि ये ड्रिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इससे पहले जब करगिल की जंग हुई थी तो इतनी बड़ी ड्रिल नहीं हुई थी, थोड़ा सा मामला जरूर चला था। लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप देखेंगे तो 1971 के बाद ये मॉक ड्रिल जो बड़ी ड्रिल है, ये बड़ी ड्रिल पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी कराई जाएगी। और इस ज़िम्मन में सूबाई सतह पर कश्मीर के अंदर और सूबाई सतह पर जम्मू के अंदर तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल आज दी जाएगी, ताकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन ड्रिल्स को और इन इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। जम्मू के लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके, इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके और इसी तरीके से कश्मीर सूबे के अंदर भी ये प्रोग्राम अंजाम दिया जाएगा। हतमी डिटेल जो आना शुरू हो जाएंगी वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। कल पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर समेत 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉक वॉर ड्रिल का प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। हुक्मनामा रात देर गए वजारत दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया है। और यूटीज के अंदर जहां पर तैयारियां चल रही हैं, आप जरा अगली खबर पर चलते हैं और श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। बड़ी खबर यह है कि तैयारियां कल के लिए, लेकिन उससे पहले ही मुतअद्दिद मकामात पर इंतजामी सतह पर काविशों को और तेज कर दिया गया है। और श्रीनगर के अंदर आज मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा रियासती सतह पर कल, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर होना है, लेकिन श्रीनगर के अंदर जहां पर मकामी सतह पर अथॉरिटीज आज इकदाम उठा रही है ताकि सयाहों व दीगर आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक सयाहती पुलिस नेहरू पार्क श्रीनगर के अंदर जहां पर 11 बजे के आसपास मॉक ड्रिल का आगाज करने जा रही है, और तकरीबन इसके आधे से पौने घंटे के बाद एसडीआरएफ की जानिब से भी आज घाट नंबर 21 पर डल झील के बिल्कुल किनारे पर मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और इस सिलसिले में जहां पर तैयारियां पहले से दीगर मकामात पर चल रही हैं कल सुबह के लिए, लेकिन आज 2 बड़े इदारों की जानिब से। और ये याद रखिएगा
ये कब हो रहा है? जब वादी कश्मीर के अंदर सयाहों की भी जो सयाहों की तवज्जो का सबसे ज्यादा मरकज बना हुआ था या बनना था इस गर्मियों के सीजन के दौरान, वहां पर सयाहों की बहुत कम तादाद, लेकिन इन सब के दरमियान मकामी सतह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सयाह जहां पर ठहरते हैं, होटल्स हैं, आसपास दीगर लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुश्किल सूरत हाल में कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कल को हंगामी सूरत हाल बनती है तो कैसे सयाहती पुलिस या बाकी तमाम लोग मिलकर या जो मकामी इदारे हैं वो हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाएंगे और कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे। उससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए एक आप फर्जी मशक़ को कह ले या मॉक ड्रिल कह ले, उसकी तैयारियां थोड़ी देर बाद श्रीनगर में शुरू हो जाएंगी। सीधा श्रीनगर चलेंगे जी। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हम देख रहे हैं कि 3 मकामात हैं, एक होटल है और डल के अंदर है 2 मकामात पर जहां पर यह मॉक ड्रिल चलाया जाएगा। क्या मैं ये समझूं ये जो SDRF की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, टूरिस्ट पुलिस की तरफ से कार्रवाई, ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये उसके पस मंजर में आज श्रीनगर के अंदर है? क्योंकि कल पूरे मुल्क के अंदर होनी है, उसमें जम्मू कश्मीर के भी तकरीबन 12 से 18 मकामात है जहां पर इस तरीके की तकरीब होगी, लेकिन आज जो स्पेसिफिक डल के आसपास किया गया, क्या मैं इसको दाखिला वजारत की उस एडवाइजरी के साथ जोड़ के देखूं या पहले ही रियासती इंतजामिया ने अपना भी फैसला लिया था? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि गुज़िश्ता रोज ही वज़ारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ मुल्क की जो रियासतें हैं उनको ये हिदायत दी गई हैं कि वो मॉक ड्रिल का एहतमाम करें। हालांकि कल 7 तारीख को ये डायरेक्शन दी गई हैं, लेकिन एक रोज कबल ही आज जिस तरह से आपने भी कहा SDRF और रिवर पुलिस या जो टूरिस्ट पुलिस है श्रीनगर के अंदर डल लेक पर अभी कुछ देर बाद यानी तकरीबन 10 बजे से बाज़ाब्ता ये जो एक्सरसाइज है मॉक ड्रिल की वो करेगी। लेकिन हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं जो कि वज़ारत दाखिला की जानिब से डायरेक्शन दी गई है, उससे पहले ही एक अपनी तरीके से जो है रिहर्सल जिसे हम कहते हैं वो उनकी एक शुरुआत की गई है। हालांकि ऑफिशियली कल से किया जाएगा, लेकिन सारी सूरत हाल के बीच में जो हम देख रहे हैं कि SDRF का एक अहम रोल होता है किसी भी इमरजेंसी में, और रिवर पुलिस का भी, खासकर जब हम रिवर्स या वाटर बॉडीज या जहाँ पे भी इस तरीके की वाटर बॉडीज होती है या फ्लड प्रून एरियाज है, वहाँ पे रिवर पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। क्योंकि ये पॉसिबल इमरजेंसी के तनाजुर में ही वज़ारत दाखिला की जानिब से डायरेक्शन दी गई है, हिदायत दी गई है मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज को। और इसी तनाजुर में जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पे भी बड़ा अहम रोल है रिवर पुलिस का भी और SDRF का भी, और हमेशा हमने देखा है इनका। लेकिन ये जो अभी सिचुएशन है मुल्क की सतह पर और जिस तरीके से वज़ारत दाखिला की जानिब से हिदायत दी गई है, सो ये इसी तनाजुर में है कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पे श्रीनगर के शोराए आफाक डल लेक के ऊपर एक तो SDRF की भी मॉक ड्रिल होगी, तैयारियां होगी, और दूसरा रिवर पुलिस का भी। और कुल मिला के ये जो तैयारियां हैं ये इसी तनाजुर में की जा रही है जो अभी सूरत हाल बनी है। दूसरा ये जिस तरह से आपने भी कहा, ये वो एरिया है, ये वो स्पॉट्स दोनों हैं, डल लेक की बात करें या डल लेक से लेके निशात शालीमार, ये जो सारा एरिया है ये टूरिस्ट स्पॉट इलाका है और यहाँ कहमा कहमी टूरिस्ट का आना जाना हजारों लोगों का हर दिन। लेकिन जब से ये पहलगाम का इंसिडेंट पेश आया तब से हमने देखा कि काफी हद तक यहाँ जो है खामोशी छाई हुई है। लेकिन इस बार जो रिवर पुलिस की जानिब से या SDRF की तरफ से ये मॉक ड्रिल का एहतमाम किया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, SDRF हो, NDRF हो या रिवर पुलिस है, ये एक अहम इदारे ऐसे हैं जो इमरजेंसीज में या बचाव कार्रवाई या रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान फोर फ्रंट पे रहते हैं और इस तरीके की मॉक ड्रिल ये करते हैं। लेकिन आज की जो मॉक ड्रिल है दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो इसी तनाजुर में है जो सरकार की जानिब से हिदायत दी गई है, और एक रोज कबल ही अपनी रिहर्सल का इन्होंने एहतमाम किया है। और कल कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पे या जम्मू के अंदर वज़ारत दाखिला का जो फरमान है उसको फॉलो किया जाएगा। और उस सिलसिले में कौन कौन से लोग होंगे जिनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा डायरेक्टली, जिनके साथ, चूंकि यहाँ तमाम हम होटल वाले हैं, शिकारा वाले हैं, बाकी तमाम लोग हैं जिनका सयाहत के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जहाँ तक टूरिस्ट की और दीगर लोगों की हिफाजत का सवाल है तो मकामी लोगों का भरपूर ताउन हमेशा से रहा है। आज क्या तमाम लोगों को इसमें एंगेज करने की कोशिश है? किसी को स्पेशली मदऊ किया जा रहा है इन बड़ी अथॉरिटीज की तरफ से? इमरान, दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसमें ये कहा गया है कि आवाम को, स्टूडेंट्स को, आम लोगों को एंगेज करें और उनको प्रिपेयर करें। सो अभी जो मॉक ड्रिल श्रीनगर में जैसे मैंने कहा कि तो टूरिस्ट स्पॉट्स पे हो रही है, क्योंकि ये
फ्लड प्रोन एरिया है, रिवर पे काफी सारे लोग रहते हैं यहाँ। जैसा आपने भी कहा कि होटलियर्स भी, काफी सारे होटल्स है यहाँ पे, और खासकर एक ऐसी पॉपुलेशन है यहाँ पे, एक मखसूस पॉपुलेशन जो रिवर के इर्द गिर्द रहते हैं, दरिया के इर्द गिर्द रहते हैं या डल लेक के इर्द गिर्द रहते हैं। जाहिर सी बात है, इसका बुनियादी मकसद इस मॉक ड्रिल का यही है कि जो इमरजेंसी की सूरत हाल में आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी कैसा बनाए, या जो तनसीबात है उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, जो ऑलरेडी MHA की नोटिफिकेशन में या डायरेक्शन में कहा गया है। तो उस ज्वाइन करने के लिए बड़ी खबर ये कि पूरे मुल्क के अंदर कल मॉक ड्रिल चलाया जाएगा, लेकिन श्रीनगर के अंदर 3 मकामात पर आज मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर श्रीनगर से जो सामने आ रही है कि अफवाज हाई अलर्ट पर है, जमीन में भी, फिजा में भी और एयरफोर्स में भी। एयरफोर्स अपने तरीके से हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस हाई अलर्ट के बीच खबर ये है कि आर्मी स्कूल्स को ऑनलाइन चलाने की बात कही जा रही है। और एक ऑर्डर एयरफोर्स स्कूल श्रीनगर की तरफ से तमाम वालिदैन के लिए जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि स्कूल की तमाम क्लासेस जो है वो अब ऑनलाइन चलेंगी 13 मई तक, यानी आज से लेकर पूरा 13 मई तक, यानी आज 6 मई है, 13 मई तक से फ्रॉम 6 to 13 क्लासेस जितनी भी है ये ऑनलाइन चलेंगी। और ये ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी ये एयरफोर्स स्कूल श्रीनगर की तरफ से खबर सामने आ रही है। वालिदैन की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि तमाम क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चलेंगी और इस ज़िमन में सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान क्लासेस चला करेंगी। अटेंडेंस को मैंडेटरी कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर वर्दी पहनकर ड्रेस कोड का भी ख्याल रखना होगा। तो ये पहला प्रोटोकॉल होगा जो सिक्योरिटी के एतबार से आप देखेंगे कि एयरपोर्ट का बड़ा हसास इलाका है, सिविल एयरलाइंस भी वहाँ से चलती है, मिलिट्री एयरलाइंस भी चलती है। इस बीच किसी तरीके का कोई तनाव ना बने, उस तनाव को देखते हुए बच्चे महफूज रहें, ऑनलाइन क्लास चलाने की बात सामने आ रही है एयरफोर्स स्कूल श्रीनगर की तरफ से। अगरचे अभी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन वालिदैन की तरफ से ज़रूर ये कहा गया कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मैसेजेस मिले हैं जिसमें यह कहा गया है कि 13 तारीख तक अब स्कूल जो है वो ऑनलाइन चलेगा और ऑनलाइन मोड पर श्रीनगर एयरफोर्स का स्कूल फिलहाल कर दिया गया है। ये एहतियातन एक और बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा उस बड़ी खबर की भी करते हैं जिस पर पाकिस्तान की नजर रखी थी, पाकिस्तान ने नजर रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये चाह रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास के अंदर वो मामला ज़ेर बहस लाया जाए जो इस वक्त पैदा हुआ है पहलगाम 22 रन के बाद, और थोड़ी सी रिलीफ, कहीं ना कहीं रिलीफ पाकिस्तान के लिए मिले और भारत के लिए कोई मौक़िफ़ पैदा हो वहां पर। लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स दिखी है। अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का इजलास पजीर हुआ है। इजलास खत्म होने के बाद कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की तरफ से या सलामती काउंसिल के दफ्तर से जारी नहीं कर दिया गया है। पाकिस्तान के कहने पर इस इजलास को तलब कर दिया गया था, क्लोज डोर ये मीटिंग थी, ताहम ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी तक भी इंतजार है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने हालात वाक़ात को ध्यान में रखते हुए दोनों मुल्कों से, दोनों जौहरी मुल्क है, एटॉमिक पावर दोनों के पास है, न्यूक्लियर पावर दोनों के पास है, इन दोनों मुल्कों से दरख्वास्त की है कि बजाय जंग के अमन से और मुज़ाकरात के ज़रिए से इस अहम तरीन मसले का हल निकाले। जहां एक तरफ से ये कहा गया, वहीं दूसरी तरफ से एंटोनी गुटेरेस ने पहलगाम वाक़ये पर मज़म्मत भी की, कहा इंतहा पसंदी और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ दुनिया भर के अंदर किसी भी खित्ते में चलें ये काबिल कबूल नहीं है और इंसान का खून बहाना किसी को इजाज़त नहीं दिया जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ से भारत पाकिस्तान को डीएस्केलेट कहने के लिए कहा, वहीं पर मिलिट्री सोल्यूशन कोई नहीं है ये बात भी बताई। लेकिन ऑफिशियल ब्रीफिंग का हमें भी इंतजार है कि क्या कुछ ब्रीफिंग होगी। एंटोनी गुटेरेस को पहले सुनते हैं कि उन्होंने मीटिंग करने के बाद क्या कुछ मीडिया से कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट अवेटेड है। लेकिन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनी गुटेरेस, भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को कैसे देखते हैं जरा फटाफट से देख लीजिएगा। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack
and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरस ये उस वक्त ब्रीफ कर रहे थे जब एक तरफ यूएनएससी का इजलास खत्म हुआ था जिसमें हमें मजीद इंतजार रहेगा, वहां से भी स्टेटमेंट आए, लेकिन दूसरी तरफ उस इजलास के बाद से रद्द-ए-अमल जनरल सेक्रेटरी का इस बात की तरफ इशारा करता है कि सूरत हाल जिस हिसाब की है उसमें किसी तरह की मदद या सिफारती सतह पर कोई ताउन की ज़रूरत हो, खित्ते में अमन बरकरार रहे और मजीद अमन कायम करने के लिए उनके मुताबिक यूएन अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। लेकिन इस कशीदगी के बीच दोनों ममालिक से कहा गया उनके इस मैसेज के मुताबिक कि कोई मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन या फौजी महाजराई ना हो जो खित्ते में मजीद उबाल पैदा करे और फौजी हल मसले का हल नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के और पहलगाम हमले के बाद जो कुछ हुआ है उस तनाजुर में उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी तरफ यूएनएससी के इजलास में चूंकि भारत पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, बंद कमरे में इजलास हुआ है, भारत की तरफ से स्टेटमेंट आना बाकी है। पाकिस्तान के मंदूब की जानिब से ब्रीफ किया गया और जो कुछ उन्होंने यूएनएससी में रखा है, जिस मकसद से इजलास बुलाया गया था, क्योंकि गुजारिश भी उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की गई थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पर जब इजलास बुलाया गया, पहलगाम हमले के तनाजुर में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर 3 अहम पॉइंट्स जो कि यूएनएससी के सामने पाकिस्तान की जानिब से रखे गए हैं। There were 3 key objectives from this meeting. First, to enable the council members to have a discussion on the deteriorating security environment and rising tensions between India and Pakistan resulting from India's unilateral actions and aggressive posturing targeting Pakistan that currently pose a serious threat to regional and international peace and security. To have an exchange of views on how to address this situation, including avoiding confrontation that could have serious consequences and the need for de-escalation. And third, to recall and bring to the fore the fact that all of this was happening in the larger context, the backdrop of the Jammu and Kashmir dispute, the core issue between India and Pakistan, whose final कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल और इस मसले पर तवज्जो दिलाने की कोशिश पाकिस्तान के मुताबिक वो इस मकसद में कामयाब हुए, लेकिन भारत के बयान का भी इंतज़ार रहेगा कि यूएनएससी में जो बातें कही गई हैं उस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस पुरतनाव सूरत हाल के बीच खदशात का इजहार पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने एक हफ्ते के दौरान तीसरी मरतबा किया है और कोई विफाकी वज़ीर इस तरीके से बयान दे तो फिर मौजूदा वक्त में सरहद पार सूरत हाल क्या है, ये बयानात इस वक्त की सूरत हाल और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल ख़ास तौर से पाकिस्तान में है उसकी एक अक्कासी भी करते हैं। मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक और बड़ा बयान जिसमें वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हमला कर सकता है उन इलाकों के अंदर जहां पर ऑलरेडी हम देख रहे थे पुरतनाव सूरत हाल के बीच पाकिस्तान की जानिब से कुछ इकदाम उठाए जा रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उन्हें इतलात हैं कि भारत एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ किसी भी जगह हमला कर सकता है। ये उस वक्त स्टेटमेंट आया जब पहलगाम हमले को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और उन्होंने कहा कि पहले कह चुके हैं कि बैनुल-अक़वामी कमीशन बन जाए तो पहलगाम वाक़े की तहकीकात करें, तहकीकात से पता चल जाएगा कि इसमें कौन मुलव्वस है और कैफ़र किरदार तक मुलव्वसीन को पहुंचाया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिफारती सतह पर भी वो इक़दाम कर रहे हैं जो भारत सरकार का पहला बड़ा फैसला है जिसमें पाकिस्तान का पानी रोका गया या कम किया गया, उस पर मजीद वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और वो अब उन फोरम्स पर एहतिजाज भी दर्ज कराने के लिए तैयार हैं जहां पर उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन 2016 और 17 में अक़वाम मुत्तहिदा में उनके मुताबिक जो सबूत उनके मुताबिक उनने दिए थे, इन सबूतों में वीडियोज़ मौजूद हैं कि कैसे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये अफसोसनाक वाक़यात रुनमा हुए हैं। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का ये बयान जो मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करता है, एक छोटा सा हिस्सा जो बात उन्होंने कही है ख्वाजा आसिफ का सुनाते हैं।
फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। 1 सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि वज़ीर दिफा भी है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सुनामी तो आ ही चुकी है, मिलिट्री लेवल पर भी काफ़ी कुछ परेशानियां हैं। कभी एक वजीर साहब 72 घंटे की धमकियां दे रहा है कि 72 घंटे में हमला होगा, कभी दूसरा कह रहा है। तो इस बीच होगा क्या, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जरा एक और खबर आपके सामने रखनी है, वो है बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बढ़ रही हैं। भारत सरकार के साथ उसके ताल्लुकात तो बहुत हद तक ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन इन सब के दरमियान कई फ़िज़ाई कंपनियां जो फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद किए थे, उस हदूद में जाने से इस वक्त गुरेज कर रही हैं। और 2 बड़ी कंपनियों ने अब जाकर डिसाइड किया, लेकिन ओवरऑल 1 दर्जन से ज़्यादा दुनिया भर की ऐसी कंपनियां जो पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करती थी, उन्होंने उस इलाके या एयर स्पेस में जाने से गुरेज किया है या मना किया जा रहा है। लुफ्थांसा और एमिरेट्स जैसी बड़ी कंपनियों की जानिब से भी फैसला किया गया कि वो फिलहाल ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में फ़िज़ाई हदूद से दूरी बनाए रखेंगे ताकि किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। ओवरऑल इस टेंशन के बीच दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक ने भी जो मौजूदा रूट्स थे उन पर मुश्किलात हैं। चीन के साथ टकराने वाले रूट्स भी बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं। एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, मुत्तहिदा अरब अमारात की यूएई की जो एमिरेट्स है, जर्मनी की जो लुफ्तांसा है, इन तमाम एयरलाइंस ने इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। और उसके बाद फ्लाइट ट्रैकर डेटा से, स्टेटमेंट से इस बात की तस्दीक होती है कि मेजर जो एयरलाइंस हैं उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस से दूरी बनाई है। साथ साथ ये भी खबर है कि एयर स्पेस के जब भारत के लिए बंद हुआ तो उसके बाद कशीदगी काफ़ी खित्ते के अंदर बढ़ी। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो किसी भी तरीके से, जिनके मुताबिक ओवरफ्लाइट फीस के हवाले से पाकिस्तान की जो फीस या जो उसे बराह रास्त फ़ायदा पहुंचता था वो भी बहुत हद तक कम किया गया, तो दबाव उस एतबार से भी देखा जा सकता है। दूसरा, इस्लामाबाद अभी तक फ़िज़ाई हदूद क्या उन बाकी कंपनियों के लिए सेफ़ है या नहीं, इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुआ है, जिसके बाद लुफ्तांसा, एमिरेट्स, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज और दीगर कई बड़ी कंपनियों ने फैसला किया है कि भारत ने एयर स्पेस से, उसके अपनी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तातुल का शिकार है। तो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने भी फिलहाल पाकिस्तानी एयर स्पेस को अवॉइड करना शुरू कर दिया। और पिछले 2 दिनों के दौरान 13 छोटी बड़ी फिजाई कंपनियां जो पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली जो सरहदी बेल्ट है या एयर स्पेस जो है जहां से परवाजें होकर गुजरती थी, उन रास्तों को इस वक्त तर्क कर दिया है। चलिए जनाब, ये तो बात थी भारत पाकिस्तान की, लेकिन कहा जा रहा क्या जंग होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि जंग आज के दिन में क्या वाकई तौर पर हो सकती, वॉरफेयर जिसे आप कह रहे हैं, गोले बम गोलियां चलें। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो तो लग रहा है कि वैसा नहीं है, बल्कि सूरत हाल ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जंग लड़ी जा रही है और ग्राउंड जीरो पर जो पानी की जंग छिड़ी है वो बहुत बड़ी जंग है। और उस जंग में भारत सरकार ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें वो कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। आज दिल्ली से एक और परवाज आ रही है, परवाज में मेहमान है, कौन मेहमान है और क्या करने आ रहे हैं बता रहे हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
सुबह के 9:27 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के तीसरे पड़ाव पर हम आ चुके हैं और ज़रा बात जम्मू कश्मीर के अंदर की करते हैं, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की करते हैं, क्योंकि बस काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये काउंटडाउन शुरू हो गया उस बड़ी यात्रा को लेकर जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ आज पूरे मुल्क के अंदर उस यात्रा के पहले विजुअल्स लेकर आ रहा है। बड़ी खबर से आगाज करते हैं कि सिक्योरिटी प्रिपरेशंस कर दी गई है और ऑपरेशन शिवा के नाम पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी का सिक्योरिटी जाल को बढ़ा दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्रेजेंस को अमरनाथ यात्रा को देखते हुए बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। हजारों लोग सालाना अमरनाथ यात्रा में आए और वो रिवायत बरकरार रहे, इस ज़िमन में हुकूमती इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं। और लगभग कल से ही हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मुतहरिक थे, जिन्होंने इंतजामात की तैयारी ली। और ये पहली तस्वीर अमरनाथ गुफा की, बाबा बर्फानी की, जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव। पहले विजुअल्स जो आपके सामने हैं बाबा बर्फानी के इस पहाड़ी पर सबसे पहले पहुंचने वाली टीम में गुलिस्तान न्यूज़ के वो लोग भी थे जिन्होंने ये कैप्चर करके आपको पहुंचा दिया है। तो बड़ी खबर कि सबसे पहले तस्वीर बाबा बर्फानी की आपके सामने। अभी हजारों लोग आएंगे, वो बाबा बर्फानी के इस दर्शन के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन पहली तस्वीर हमने आपको दिखा दी है कि किस तरीके का माहौल वहाँ का आसपास बना हुआ है और किस तरीके से अभी भी यकबस्ता हवाएं वहाँ पर है। और इस बीच पहाड़ों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये पहली तस्वीर आपके टीवी चैनल पर इस वक्त आ चुकी है। तमाम तैयारियां चल रही हैं, ट्रैकों को क्लियर किया जा रहा है, बालतल चंदनवारी से भी ट्रैक को तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 10 से 12 फीट के आसपास बर्फ मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जमा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता करके आने वाले दिनों में उसको क्लियर भी किया जाएगा। याद रखिएगा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप पंथा चौक का भी मुआयना किया था, वहां पर जारी कामकाज का जायजा लिया था, इंतजामात किस तरीके के वहां पर रहेंगे, सिक्योरिटी और दीगर मामला किस तरीके की रहेंगी, उस ज़िमन में तमाम तैयारियां कर दी गई थी। अब की बार तकरीबन 3 लाख से ज्यादा यात्री आ सकते हैं। 3 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने अभी तक अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगातार जारी है। इस साल अमरनाथ यात्रा जो हो रही है वो बाइसरन हमले के बीच जो दर्दनाक और गमनाक खबर बाइसरन से आई, उसके बाद सबसे बड़ी यात्रा अमरनाथ यात्रा की होगी और 2025 अमरनाथ यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 19 अगस्त को वो खत्म होगी रक्षाबंधन के दिन। और इस ज़िमन में रजिस्ट्रेशन जहां पूरे मुल्क के अंदर जारी है, वहीं पर पहली तस्वीर आपको बाबा बर्फानी की गुलिस्तान न्यूज़ दिखा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। और उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जिनके दिल में था कि वो दर्शन करें बाबा बर्फानी के, तो आपके टीवी चैनल पर सबसे पहली तस्वीर बाबा बर्फानी की। इसमें वीडियो भी था। दोबारा से तस्वीर दिखाइएगा और वीडियो भी आप साथ इसी में देख रहे हैं। समुद्री सतह से हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ यह अहम तरीन मजहबी मकाम, जहां दुनिया भर से, सिर्फ भारत की बात नहीं, हिंदुस्तान के अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और इस बार 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ऑफिशियली यात्रा होनी है। और खबर यह भी है कि रजिस्ट्रेशन का अमल जहां पर जारी है, तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लोग इस बार दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, बड़ी तादाद है जो इस बार जाना चाह रहे हैं। और ये जो पहली तस्वीर आज आप देख रहे हैं, इसके करीब से वो दर्शन कर पाएंगे। फिदा हुसैन के पास चलेंगे, अनंतनाग से हमारे साथ रहेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है। इसी रास्ते के करीबी एक इलाके में हमला भी हुआ और उसके बाद सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंतहाई अहम इकदाम उठाए गए हैं। दूसरी तरफ वस्ती कश्मीर भी चलेंगे, कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट रास्ते और दोनों ट्रैक्स पर तैयारियां इस वक्त की क्या हैं, बहुत कम वक्त जब रह गया है तो मकामी सतह पर जो तैयारियां चल रही हैं उस हवाले से भी बात। फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे पहले और उसके बाद हमारे साथ सलीम वानी भी ज्वाइन करेंगे। फिदा, ये एक तो तस्वीर भी हमने साथ साथ दिखाई है, दूसरा ये जो जुनूबी हिस्सा है, सर्दर्न बेल्ट है,
चंदनवाड़ी का रास्ता है, पहलगाम के करीब से होकर जाता है और पिछले दिनों बिल्कुल भी अच्छी खबर इस इलाके से नहीं मिली। यात्रा को बहुत कम वक्त रह गया है। क्या तैयारियां ओवरऑल साउथ कश्मीर वाली साइड से नजर आ रही हैं इस बार 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए? दो तीन चीजें आसिफ, जैसे कि गवर्नर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जिससे शुभ वक्त जो है काफी जोश में होंगे और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से उन्होंने देश और विदेश के लोगों ने इस वक्त दर्शन किया है और उनके मन ही मन में एक ही बात है कि कब हम कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और कब हम पहलगाम के रास्ते से आगे बढ़कर पवित्र गुफा पहुंचेंगे और वहां पर पहले जत्थे में हासिल होंगे और पहले जत्थे में हम अपनी यात्रा जो है वो करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शुभ वक्त है जो कहते हैं मनोकामनाएं होती है, मनोकामनाएं को पूरी करने के लिए हमें भोलेनाथ के दर्शन करने होते हैं। किस तरह की तैयारियां शुद्धमत से जारी और पहले ही 3 जुलाई से पहले ट्रैक को जो है बेहतर बनाया जाएगा और ट्रैक पर जिस अंदाज से काम जारी, हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी है, चाहे शीशनाग से आगे जितने भी टॉप्स है, संगम टॉप है, वहां पे काफी ज्यादा बर्फबारी है और उस बर्फबारी को हटाने के लिए काम शुद्धमत से जारी है। लेकिन लाखों की तादाद में जब यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको पीने के लिए जो सहूलियात रखी जाती है, जो लंगर्स लगाए जाते हैं, उन लंगर्स को जो है इस बार जैसे कि जब यहाँ से पहलगाम का जहाँ पे पड़ाव पड़ता है, जहाँ वो रात को रुकते हैं, जो वहाँ पे पूजा होती है और उस पूजा के बाद ही वो आगे के लिए रवाना होते हैं और पहला पड़ाव आता है पहलगाम से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से वो आगे घोड़े पे सवार होके, कुछ लोग पालकियों पे बैठ के और वहाँ पे कुछ पैदल चल के वहाँ पे अपना सफर मुकम्मल करते हैं। अच्छा फिदा, हमने चूंकि मई का महीना बिल्कुल वस्त में पहुंचा रहा है, इसके बाद सिर्फ जून का महीना और मई जून में हम एक और तैयारी देखते हैं। वो जो मुंतजमीन है वो तो अथॉरिटीज़ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां की जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मकामी सतह पर लंगरों का अहतमाम होता है, कैंप्स लगते हैं, टेंट लगते हैं, पुणे वाले, पिट्ठू वाले तमाम लोग तैयारियाँ करते हैं जिनकी जरिया मौश भी बहुत सारे लोगों का ये है। वहाँ किसी तरह की रजिस्ट्रेशन, कोई सरगर्मियां इस वक्त शुरू हुई हैं जब 1.5 या 2 महीने का वक्त अभी है? देखिए जो लंगर है, लंगर का हर किसी चीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो होता है, उसके बाद ही उनको आगे जो है वो इजाजत मिल जाती है, चाहे वो छोटी दुकान जो है वहां पे सजाना। लेकिन जहां पहलगाम की बात करें, क्योंकि पहलगाम के लोग हमेशा यात्रा का इंतजार करते हैं और हमने कल भी देखा कि वहां पर जो है दुकानों के बाहर बैठकर लोग कह रहे थे कि कितनी तादाद में इस बार लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी कि श्रद्धालु कितने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आज एक बार बता दूं मैं कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर की हम बात करेंगे, जब कश्मीर जत्था पहुंचता है पहला टनल के इस पार, तो मकामी लोग जो है फूल मालाओं के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं और यहाँ पर बम बम बोले के नारे जो है वो गूंज उठते हैं। और रात भर जब हम पहलगाम पहुंचते हैं तो वहां पे किस तरह से शुभ वक्त जो है पूजा में मस्त रहते हैं और अगला पड़ाव उनका जो है चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से आगे पूरा दिन लग जाता है वहां पे पैदल चलने वालों को और काफी ज्यादा वो कठिनाइयां है, वो पहाड़ी उससे आगे जो रास्ता बना हुआ है उसको चीर के वो वहां पे पहुंचकर शिव के दर्शन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे फिदा हुसैन, हमारे साथ साउथ कश्मीर से थे। सेंट्रल कश्मीर भी चलते हैं, सलीम वानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम, दूसरी तरफ ट्रैक की मकामी सतह पर इंतज़ामिया की तैयारियां, लंगरों का अहतमाम होना है, हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज़ होना है, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना है, फिर बीच में टूरिस्ट का भी एक फ़्लो हो सकता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ें हालात थोड़े और बेहतर हों, वो फ़्लो भी सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में नजर आए। क्या ओवरऑल तैयारियां हैं? जहां पहली तस्वीर भी हमने अमरनाथ गुफा की गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ पर दिखाई है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और मकामी सतह पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या तैयारियां इस वक्त कर रहे हैं? देखो आसिफ, अगर अमरनाथ यात्रा जो 2020 की यात्रा है उसकी तैयारी बिल्कुल 1 महीने से लगातार जारी है, तो सबसे पहले जो तैयारियां होती है ट्रैक की, तो हमने 15-16 दिन पहले जो हमने जो ट्रैक के विजुअल्स चलाए कि किस तरह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसमें लगी है। अभी बराजी मर्ग तक वो पहुंचे थे, जिस दिन हमने उसका ट्रैक अपडेट किया था उस दिन वो रेल पटरी तक पहुंचे हैं। अभी जो पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो सफाई इंतजामिया है, इंतजामिया है, आहिस्ता आहिस्ता करके हर दिन बालटाल में अफसरों का विजिट रहता है। 3 दिन पहले कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो ऑफिस डॉक्टर ऑफिस वो भी पहुंचे थे, उसके बाद डिफरेंट जो हेड्स है वो भी बालटाल जाते हैं, जो उनका काम होता है वहाँ पे उनका जायजा लिया जाता है।
हेल्थ हो, बाकी सारी चीजें हो, उसके भी सदमत से काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने भी 2 बार वहाँ पे विजिट किया है। जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट होते हैं, चाहे पोनी वाला से है, बाकी सारे है, रेस्क्यू चीजें, वो भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करने को हुआ है। और पूरी तरह से जो हाई लेवल की मीटिंग्स होती है, आज कल आपने देखा एमपी मनोज सिन्हा ने 500 का भी दौरा किया, और उसके साथ साथ जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो इस बार तैयारियां हैं वो सदमत से जारी है। बालताल भी ये चल रहा है, जो बेस के बालताल होता है वहाँ पे भी अफसरान रोज ब रोज दिन ब दिन वहाँ पे तैयारियां भी बढ़ती है, और पूरी तरह से इसका जायजा भी लिया जाता है। सलीम वानी हमारे साथ थे, बता रहे थे कि सेंट्रल कश्मीर के अंदर तैयारियां क्या, एक तरफ की बात हमने आपको बताई है कि साउथ कश्मीर के अंदर क्या, श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में भी जो बिल्कुल आखिरी मरहले में जहां पर कामकाज है उसका भी जायज़ा लिया गया, और इस साल के आखिर तक तमाम चीज़ें बिल्कुल कंसर्न अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर दी जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अफसरान की जानिब से ब्रीफ भी किया गया है, और इसकी तस्दीक बाद में टॉप ऑफिशल्स की जानिब से भी की गई। लेकिन तामीर और तरक्की के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। कई ऐसे काम जो शायद बीच में छूट जाते हैं, कुछ जारी हैं, और आप तक भी वक्ती तौर अपडेट्स पहुंचती रही, हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के ज़रिए भी रही है। बांडीपुरा शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं, और जहां कई एक जगहों पर अहम तरीन मनसूबे सरकार ने हाथ में लिए हैं या काम चल रहा है, तो बांडीपुरा के सुंबल इलाके में लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक रोपवे पुल सरकार की तरफ से बनाया जा रहा था। ये ज़ेरे तामीर रोपवे पुल रात देर गए टूट कर नीचे गिर गया है। बांडीपुरा में मकामी लोगों ने इसकी तस्दीक की, फिर हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पुल जो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल था, शादी पूरा सुंबल वाला इलाका जो है वो वस्ती कश्मीर के गांधरबल के साथ जुड़ना था, लेकिन इन 2 इलाकों की एक कसीर आबादी को इस पुल के जरिए जोड़ने का जो रास्ता चुना गया वो लोगों को जोड़ने से पहले ही टूट गया। अब इसमें क्या खामियां रही, क्या कमियां रही, हम नुमाइंदे के पास चलेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतलात के मुताबिक काम बिल्कुल फाइनल स्टेज में था, लेकिन उससे पहले ही फिर से एक बार फिर सरगर्मियां मुतासिर होंगी, ये साफ दिखाई दे रहा, और मकामी लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा मनसूबा, 2014 में इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था, और काफ़ी दीना डिमांड थी ये लोगों की कि इस प्रोजेक्ट को जी मुकम्मल करें। अब नियर टू कंप्लीट था, और उम्मीद ये थी कि शायद रास्ता जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, गांधरबल के साथ लोगों को और ज़्यादा आसानी होगी मिलने से। लेकिन इनाग्रेशन से पहले ही पुल टूट गया। चले, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुल टूट गया तो अच्छी बात है, अगर ये इनाग्रेशन के बाद टूटा और फिर इंसानी जानों का ज़िया होता तो और ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो रोप वे बनाया गया था ये टूटा क्यों, ये गिरा क्यों जहलम के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग में कोई खामी थी, या जिस तरीके से काम करना था उसमें कोई खामी थी। अगरचे भी सरकारी तौर पर इन तमाम चीज़ों पर कोई बात नहीं कही जा रही है, तमाम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, पुलिस अपने तरीके से इस पर बात कर रही है, और मकामी मेंबर असम्बली ने भी इस सानिया पर ताज़ियत अफसोस का इजहार किया है, कहा कि ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि किस तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने वाला जो काम किया जा रहा था वो अब फिर से अधूरा चलेगा। 2014 में ख्वाब देखा गया था, 2025 में भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि रात देर गए एक हिस्सा इसका टूट चुका है। सीधे अपने नुमाइंदे ज़हूर के पास चलेंगे। ज़हूर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रोपवे बनाया गया था शादीपोरा, सोनावारी और गांधरबल को जोड़ने के लिए, सीधी सीधी बात है, और इस अवाम ने काफ़ी गोनागू मुश्किलात देखी थी इस पुल को बनवाने के लिए, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, और फाइनल डेट पर जब अब इनाग्रेशन के बिल्कुल पास ये पूरा मामला था, खबर यह है कि रोपवे टूट गया है। पूरी खबर है क्या टेक्निकल एरर हुआ या कोई और परेशानी है, क्या अभी कोई जिम्मेदार वहाँ पर आ चुका है? देखिए गौर, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे जो फुट ब्रिज यहाँ पे शादीपुरा में बन रहा था, हालांकि 2014 से इसकी जो यहाँ पे संग बुनियाद डाली गई थी, लेकिन उससे जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। हालांकि कई बार हमने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट्स खबरें चलाई हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो मुतरक होकर इसमें काम स्टार्ट किया गया है। लेकिन कल 9:45 के करीब यहाँ के मुकामी लोगों ने हमें बता दिया है कि यहाँ पे ये अचानक सा जो है कोलैप्स हो गया है। और हालांकि ये जो मोटरेबल जो है आयरन ब्रिज यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, बांडीपुर और
गांधरबल के कई इलाके देहात को यहाँ पे कनेक्ट करता है, लेकिन रात में जो है ये कोलैप्स हुआ है। हालांकि अभी अभी हमने जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इसकी कंसर्न जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है आरएनबी डिवीजन सुमल, उसके एग्जन से भी हमने फोन पे अभी बात की है। उसका ये मानना है कि यहाँ पे जो सैंड एक्सट्रैक्शन हो रही है, जो यहाँ शिकारे वाले जो यहाँ पे लगाते हैं सैंड एक्सट्रैक्शन के लिए, उनकी जो रस्सी है वो उनसे बांधते हैं, उनकी जो यहाँ पे जो रस्सी की वजह से जो है यहाँ पे ये कोलैप्स हुआ है। उसकी उन्होंने इसका लोड शायद बर्दाश्त नहीं किया, उसके बाद इसका जो है कोलैप्स हुआ है। और यहाँ के मुकामी लोग बिल्कुल खफा है, यहाँ के डिपार्टमेंट से बिल्कुल नाराज है। अच्छा, जरूर पहले ये बताइएगा, ये आयरन ब्रिज था, लोहा बीच में टूटा या जो बीच में एबेंडन बनाए जाते हैं जिस पर ये खड़ा किया जाता है वो टूटे हैं? क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या कुछ है इसमें? जो इसके बेस लगाए गए हैं, आपको थोड़ा विजुअल्स में कैमरा में दिखाएं, ये जो आप इसमें 2 बेस लगाए गए हैं, ये फर्स्ट बेस बांडीपुरा साइड से और उस पार जो है गांधरबल साइड से बेस लगाई गई है। लेकिन ये जो नीचे वाला है, इसमें जो ये आयरन वाला जो पोर्शन है ये कोलैप्स हुआ है, क्योंकि जो एग्जन का मानना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी सुमल का जो मानना है, वो कह रहे हैं कि जो ये रस्सी इसमें बांध रहे थे, जो सैंड एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, इसमें ये रस्सी बांध रहे थे और उसके बाद जो है इसमें शायद लोड हुआ है, उन्होंने शायद इस लोड को बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें अभी जो प्लेट्स लगा रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं, जो इसमें प्लेट्स लगा रहे थे आयरन प्लेट्स, अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल, यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक कल ही ने यहाँ पे 8-10 प्लेट्स को लगाया गया है, लेकिन इसकी शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी इनने इस पे लोड बर्दाश्त नहीं किया था। तो क्या मैं ये समझूं कि इसकी जो केबलिंग का डिजाइन था उसमें भी कोई नुक्स था? क्योंकि तज्जिया निगारों का मानना है, माहिरीन का मानना है कि केबलिंग जिस तरीके से होनी थी और दीगर चीजें होनी, उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां खामियां है, जिस वजह से ये कंप्लीट होने से पहले ही कोलैप्स हुआ। और क्या इनिशिएट कोई एफआईआर किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टीम बना दी गई है? जी बिल्कुल, अभी एग्जीक्यूटिव का भी मानना है कि हम इसमें पुलिस को लिख रहे हैं, हम एफआईआर दे रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ चेकिंग करा है, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई ऑफिशियल नहीं आया। जब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी कोई ऑफिशियल यहाँ पे नहीं आया, उनको देखना चाहिए था क्या इसमें सारा कुछ ठीक चल रहा है, इसमें असेसमेंट करनी थी, इसमें टेक्निकल टीम्स को यहाँ पे मदऊ करना था, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे हमारे साथ मुकामी लोग हैं, यहाँ के सरपंच भी रह चुके हैं, यहाँ पे जो यहाँ कंसर्न है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अब्दुल मजीद हमारे साथ हैं। मजीद साहब, आप बताइए, जो कंस्ट्रक्शन अभी हुई है, हालांकि आप कई बार हमने यहाँ भी आए थे, तो आज ये रात को कोलैप्स हुआ था, इसकी थोड़ा तफसीलात बताइए, कैसे हुआ ये कैसे हुआ ये सबको मालूम है, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। अभी अभी आपको एग्जन साहब ने कहा कि हम एफआईआर करेंगे, वो करेंगे। हम पिछले 10 साल से इनको कह रहे हैं कि आप अपने ऑफिसर्स को यहाँ पे मौके पे रखिए जब भी काम होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफिसर आता ही नहीं है। कम से कम एक जेई अगर यहाँ होता वो देखता। आप देखिए वहाँ पे रस्सी लगी हुई है जो कि तकरीबन 20 फुट ऊपर है, और दूसरे साइड की रस्सी जो है वो 3-4 फुट ऊपर है, क्योंकि इसमें मटेरियल कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ क्या बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। मानना है, जहाँ तक हमारा माना है, एग्जन साहब ने बोला है कि एक तस्वीर रात की, एक अभी के मकामी लोग बात कर रहे थे इस वक्त की सूरत हाल क्या है। 2 इलाकों के दरमियान राब्ता कराने की कोशिश थी और पुल बड़ा इंपॉर्टेंट उस हिसाब से था, लेकिन राब्ता फिलहाल बहाल नहीं हो पाएगा, मुश्किलें हैं। और आपके सामने ये तस्वीर जो केबल का एक बड़ा हिस्सा टूटा है, और आज दिन में आप ज़रूर देखेंगे इसमें एक ख़ास प्रोग्राम भी आप तक पहुंचेगा, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए सारे मामलात को दोनों तरफ से समझने की कोशिश करें। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर ख़बर यह है कि आज मज़ीद सरगर्मियां होनी हैं, और जम्मू कश्मीर में जहां पर पहलगाम हमले के बाद बैक टू बैक कई अहम शख्सियात के दौरे हुए हैं, सलामती सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया गया है। लेकिन आज अब से कुछ देर बाद श्रीनगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं। एक दिन का दौरा है अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक, और कई अहम शख्सियात से ओवैसी की मुलाकात भी मुतवक्के है। और ख़बर यह भी कि बाद दोपहर श्रीनगर में वो आज के दौरे के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब कर सकते हैं। देखिए, ये दौरा उनका दूसरा होगा। इससे पहले एक निजी दौरे पर वो आए थे, दावत थी, शादी का मामला था, और उसके बाद उन्होंने उस दिन यहाँ मीडिया से बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं की। और आज उनका दूसरा दौरा, और इत्तलात और ख़बर ये है कि घर से रवानगी उनकी हो गई है और इसके आईसीसी में उनका आज का पड़ाव होगा। अब देखना होगा कि क्या ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत से भी आए हैं या कोई और भी प्रोग्राम उनका है। लेकिन इतनी बात तो कंफर्म है कि असदुद्दीन ओवैसी का
20 दिन के दौरान यह दूसरा दौरा होगा और आज पॉलिटिकली इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी की सरबराही में एक एहतजाजी मुजाहिरा हुआ था। वक्फ कानून, तरमीमी कानून जो नाफिज हो गया, उसको लेकर अब देखना होगा कि कश्मीर आते हुए क्या ये निजी दौरे तक महदूद रहेगा या भारत पाकिस्तान की सूरत हाल, 22 रन के मामले और वक्त के इमलाक के हवाले से भी वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो आएंगे, जिसके बाद तमाम तैयारियाँ जिसके बाद तमाम बातें जो वो खुलकर सामने आ सकती। फिलहाल हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि शायद आज बाद सपहर मीडिया से भी वो गुफ्तगू करें, कुछ लोगों को बुलाकर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आए थे तो बात बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की भी जुनूने एक बार फिर श्रीनगर के अंदर कल अपना दरबार सजा लिया है, लेकिन दरबार सजाने से पहले ही उस फाइल को राजभवन से वापस कर दिया गया था जिसमें इख्तियारात की मुंतकिली और इख्तियारात की बात कही गई थी, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स, बिजनेस रूल्स के हवाले से जो फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई थी, एतराजात के साथ वो वापस आई थी। और खबर ये है कि रियासती काबीना का कल बाद दोपहर एक अहम तरीन इजलास हुआ है और रियासती काबीना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जो सवाल उस फाइल पर उठाए गए थे बिजनेस रूल्स पर, उन तमाम सवालों का जवाब दोबारा से तहरीर कर दिया है। बड़ी खबर कि काबीना ने फाइनलाइज किया है जी रिस्पांस राजभवन के उन तमाम सवालों का जो बिजनेस रूल को लेकर दिए गए थे। और कल ही जब काबीना का इजलास हुआ था जहां इस पर गुफ्तगू हुई, वहीं पर वादी के अंदर और कश्मीर सूबे के अंदर अमन अमान और तरक्याती मंजरनामे पर भी रियासत के वजीर आला ने दोबारा बात भी अपनी अफसरान के सामने रखी है। सेक्शन 55 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बिजनेस रूल्स को बनाएंगे और एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी उसके हिसाब से बिजनेस रूल्स बनाएंगे। ये पहली बात एक बार फिर रियासती काबीना के अंदर रखी गई है कि जनाब इस को ध्यान में रखा जाए सेक्शन 55 को। लेकिन कल आपको याद होगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो फाइल भेजी थी उस पर सवाल आया था कि जनाब पहले ही एक लाइन खींची है वजारत दाखिला ने जो IAS, IPS और दीगर मामलात को लेकर है, एंटी करप्शन को लेकर है, उस पर कोई भी मुदाखलत नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही लाइन खींची गई है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 55 का जिक्र दोबारा से किया गया है। कल तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में ये पूरा मामला ज़ेर बहस रखा गया, जिसमें बिजनेस रूल्स भी आए, कुछ दीगर मामला भी आए और ये खबर है कि उन बिजनेस रूल्स का जवाब आज बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी के जरिए से राजभवन को दोबारा पहुंचाया जाएगा। ये भी बड़ी अहम और दिलचस्प खबर थी जो बिजनेस रूल्स के हवाले से कल से गर्दिश में लगातार है। इसके बाद जरा चलते हैं आगे, जरा बात पहलगाम की भी आपके सामने रखते हैं। पहलगाम खामोश है, सयाहों के लिए मुंतजिर है। न सिर्फ पहलगाम, शहर श्रीनगर और वादी कश्मीर की तमाम सयाहती मकामात पर सयाहत को एक बड़ा दचका लगा। दचका तब लगा जब निहत्ते लोगों पर गोली चलाई गई। दचका तब लगा जब 22 रन के अंदर फायरिंग हुई। नतीजा हुआ कि बहुत बड़ा लॉस कश्मीर की उस सयाहत को लगा जिस पर अब की बार सबकी नजरें थी। लाखों सयाह आते थे, लेकिन अब की बार सयाहत कितनी है आज के दिन में पहलगाम के अंदर। फिदा हुसैन ने कल पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया, होटेलियर से बात की और जो सयाह वहां पर मौजूद थे उनके दिल को परखने की कोशिश की। फिदा ने क्या कुछ देखा, हमारी कैमरा टीम ने क्या कुछ वहां पर अक्सबंदी की है, जरा इस खास बात को आप सुन लीजिएगा। उसके बाद एक और बड़ी खबर कर आपके सामने आएंगे, लेकिन जरा पहले सीधे चलते हैं पहलगाम 22 रन। बताइए जम्मू कश्मीर के बाहर आपके स्टेट्स का हाल कैसा है। गर्मी का हाल तो काफी ज्यादा है और हर किसी का पसीना निकल रहा है। एसी का सहारा ले रहे हैं हम, लेकिन एसी भी फेल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ खूबसूरत चेहरे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सारे गुजरात से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में फासला कम ही है,
लेकिन ये सारे फिल्म नगरी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। कुछ मुंबई भी कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे महाराष्ट्र से आए, जय महाराष्ट्र। जी हाँ, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहलगाम आए हैं। सबसे पहले मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम और कितना अच्छा लगा पहलगाम आके? मेरा नाम हर्षा डिकोस्टा, मैं मुंबई से हूँ। हम सब लोग आए हैं और पहलगाम में आके बहुत 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 अच्छा लगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। हम लोगों को यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमारे ही गांव में हैं, महाराष्ट्र मुंबई में ही हम लोग रह रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए ऐसा। जी, तो मैम आप थोड़ा सा आगे आए, आपसे भी बात करेंगे। आप भी मुंबई या महाराष्ट्र से? Yes, we are from same location. सेम लोकेशन। सेम लोकेशन से हम लोग टोटल 20 पीपल आए हुए हैं। और पहले मन में थोड़ी सी घबराहट थी कि ऐसा है पहलगाम अटैक की वजह से कैसा प्रॉब्लम हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने ठान ली कि अपने को जाना ही है। और वहाँ के सब जो लोग हैं, हम लोग सब वीडियो वगैरह देख रहे थे यूट्यूब पे, और थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला कि जाना ही है, हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने सब लोगों ने हिम्मत करके पूरा ग्रुप तो क्या ये कहेंगे डर के आगे जीत? तो बिल्कुल हम हर किसी से बात करेंगे। पहले जी आप नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम अजय है जी। अजय जी बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाएगा कि ये सब फेक है। जैसे कि बोल रहे मुंबई से है, तो मैं मराठी में बोलूं? हाँ, मराठी में। तो मालूम पड़ेगा कि ये सब मराठी हाँ, बिल्कुल। अभी मुंबईचे आणि आम्ही मराठी आहेत, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो आम्ही मराठी आणि मुंबईचे आणि काहीच इकडे आम्हाला चिंता नहीं है। तो मैं थोड़ा बताऊं कि आपने क्या बताया। इसका कहना है कि मैं मुंबई से हूं, महाराष्ट्र से हूं, और मैं यहाँ पर आया हूं, और कोई और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो झूठ बोल रही है। लेकिन इन्होंने मराठी में कहना इसलिए समझा क्योंकि कुछ कह रहे कि ये मराठी नहीं है, लेकिन हम मराठा से है। जय मराठा। जय महाराष्ट्र। जी, हाँ, मराठी में बिल्कुल। इकडे येऊन आम्हाला फार बरं वाटलं। पहिल्यांदा भीती वाटली, परंतु आता असं वाटतं की आम्ही घरीच आहोत। अच्छा, इसका कहना है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ, यही कहा ना। तो मुझे भी मराठी आती है, मराठी मैं समझता हूँ, लेकिन बोलना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे इनसे भी जाने की। जी, एक्चुअली हम लोग को इधर आने से पहले ऐसा लगा कि बाबा जाऊँ के नहीं कश्मीर, लेकिन इधर आने से ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं इधर। हाँ है ना, इधर होटल भी इतना अच्छा है हम लोग का, पाइन पैलेस। वो लोगों ने हम लोग को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी दी, बहुत सिक्योरिटी भी इधर है। हम लोग इधर बिंदास घूम सकते हैं। तो कुछ हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होएगा आगे, ऐसा हम लोग को लगता है। तो इनको विश्वास है। लेकिन मुंबई नगरी से ये आए हुए हैं, जब ये गाना नहीं गाएंगे तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे ये वहां से। तो मैं चाहूंगा कि ये एक लाइन तो जरूर गाए, और उसके बाद ही पता चलेगा नहीं ये महाराष्ट्र से है। ये जी, महाराष्ट्र। हम त्याला बोलून दे। जी, hello. My name is Ignatius D'Souza. I have come from Mumbai. For all the last 6 months, we were trying to plan for this trip, and we were passionate to come here. We were quite aggressive, and when this news happened, we felt little bad. But however, then our tour manager Vinay brought us together, and he told, "You decide." But in the चलिए, ये उन लोगों की बात थी जो टूरिस्ट वादी कश्मीर आए हैं। रफ्ता रफ्ता ही सही, लोग वापसी का भी इरादा रखते हैं और आएंगे, और शुरुआत हुई है। सरहदी जिला पुंछ आपको लिए चलते हैं। एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है मेंढर के मनकोट इलाके से। इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है कि मनकोट घनी सड़क पर बस हादसे का शिकार हुई है, और मुसाफिर बस जो कि मेंढर की तरफ जा रही थी, 4 से 5 अमवात की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सरकारी तौर पर या ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी होना बाकी है। हादसे में दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, इस तरह की इब्तदाई रिपोर्ट्स मालूम हो रही हैं। मेंढर सरहदी इलाका और एक बार फिर से सड़क हादसे की वजह से सुर्खियों में। मनकोट घनी का इलाका, पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज पर, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। और जिस नौयत का हादसा है, जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, उससे हो सकता है कि जो कैजुअलिटीज की खबरें हैं वो सही भी हों। तस्वीरें इस बात की शायद थोड़ी सी गवाही भी देती है, और मकामी लोगों की जानिब से फौरन यहाँ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। घनी मनकोट सड़क पर यह हादसा पेश आया है, मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई है। ताहिर अली काजमी, गुलिस्तान नुमाइंदा मेंढर हमारे साथ हैं। ताहिर, क्या मजीद तफसीलात हैं हादसे के हवाले से, और ये जो चंद अफराद के मारे जाने की खबर आ रही है, क्या सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक हुई?
जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि रोजमर्रा की तरह आज भी ये जो गाड़ी है, ये जो गानी गांव है, ये बिल्कुल सरहद के ऊपर गांव है। वहां से ये डेली 9 बजे जो है मेंढर की तरफ आती थी और गानी गांव के जितने भी लोग होते थे वो इसी पे सफर करते थे। उसी तरीके से आज भी जो है ये जो ही गानी से ये गाड़ी निकली और लोग इसमें सवार हुए और ये जो है एक मकाम पे पहुंची, गानी से थोड़ा ही नीचे आई तो ये गाड़ी जो है सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसमें दर्जनों के हिसाब से लोग बैठे हुए थे। अभी जो हमारे पास इतलात मौसूल हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 आदमी की मौत हुई है, लेकिन अलबत्ता जो सरकारी जराये के हवाले से बताया जा रहा है उसमें जो है 2 अमवात की जो है वो कंफर्मेशन दी गई है। अलबत्ता बाकी दर्जनों के हिसाब से जो है वो जख्मी हैं। वहाँ जो लोकल हैं, लोकल मौके पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी मौके पे पहुंची है और महकमा हेल्थ की जानिब से जो एम्बुलेंस है वो भी वहाँ मौके पे पहुंची है। अभी तक जो है ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इस बस में टोटल लोग कितने थे और अभी तक कितने जख्मी हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जी आसिफ। अच्छा, इस बेल्ट में कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ ऐसे रूट जहां बगैर परमिट के कई बड़ी बसों का भी सिलसिला शुरू हो गया है और वो भी मकामी आबादी के दबाव के बाद ऐसा होता है। लोग कहते हैं बसें लगा दीजिएगा तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी से या जो एजेंट्स हैं वो फैसला लेते हैं। क्या पहले ये परमिटेड रूट है जहां मुसाफिर बसों को या बड़ी बसों को चलने की इजाजत है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये जो गानी या सागरा या ये जो रूट है इसमें ऑलरेडी जो है वो जो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट सर्विस की जानिब से एक SRTC लगाई गई है, लेकिन अलबत्ता ये जो है ये एक प्राइवेट गाड़ी थी। ये काफी लंबे अरसे से जो है इसी रूट पे चलती थी, क्योंकि ये जो गानी गांव है वहाँ पे जो काफी पीछे ऊपर बॉर्डर तक जाता है, वहाँ जो छोटी गाड़ियां हैं, रोड जो है रोड की भी खस्ता हालत होती थी और ये काफी टाइम से जो है ये गाड़ी जो है इसी रूट पे चलती थी। अलबत्ता जहां तक अभी ट्रैफिक पुलिस की या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो मेंढर में उन्होंने काफी चीज के ऊपर रोकथाम लगाई थी कि जो बिना परमिट की गाड़ियां थी उनके ऊपर चालान किए, सीज किए। अलबत्ता अभी इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये गाड़ी जो है परमिट वाली है, इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं या नहीं है। अभी ये जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन अलबत्ता ये काफी टाइम से जो है इस रोड पे गाड़ी चल रही थी। जी आसिफ। चलिए ताहिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने ये उस इलाके की हैं जो सरहदी बेल्ट का इलाका है। हादसा पेश आया है और इस हादसे में 3 कैजुअल्टीज़ की अभी इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स 5 की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन चूंकि इंतज़ामिया या हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान इस हवाले से कोई लबकुशाई करेंगे, मजीद तफसीलात आप तक पहुँचाई जा सकती हैं। फिलहाल मुसाफिर बस जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग सवार थे, ये कन्फर्म है, जो सड़क हादसे का शिकार हुई है और मकामी लोग इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनमें से भी कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकामी लोग जिनके साथ अब एम्बुलेंसेस भी हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से इस इलाके के अंदर पहुंचा दी गई हैं। थोड़ी देर बाद आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देखेंगे, मुकम्मल तफसीलात इस हादसे के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से शेयर की जाएंगी और अमवात क्या 4 या 5 हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, ज़ख्मियों की कितनी तादाद है, वो असल तादाद आपके सामने रखेंगे। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम सलाम जेके में ज्वाइन करने के लिए। 10 बज गए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। फ़ौरन खबरों के एक और बुलेटिन के साथ लौटेंगे। सलाम जेके में बस इतना ही।